नमस्कार। महामना परिवार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये हिस्ट्री का एक ऐसा वीडियो है जिसमें कि कुल 180 प्रश्न शामिल हैं इस वीडियो में, और इस वजह से ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। आपको बस अपना ध्यान एकाग्र करके वीडियो के साथ बने रहना है। एक एक प्रश्नों को आंसर करने के दौरान हम लोग प्रयास करेंगे कि इनसे जुड़े कुछ अन्य बिंदुओं पर भी गौर करें। और इस वीडियो में जो 180 प्रश्न हैं वो दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ये 4 टॉपिक्स से क्वेश्चंस लिए गए हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि इन 4 टॉपिक्स से जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं, अगर आप इन 180 प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं, समय आपको देना है कुल एक घंटे के करीब। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कभी भी भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम में बैठना हो, अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आप उन सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आराम से कर पाएंगे। कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आने वाली है। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? तो एकदम सामान्य सा प्रश्न है। अधिकांश लोग इस प्रश्न को पढ़ते ही आंसर तुरंत मस्तिष्क में कौंध जाता है कि मुग़ल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। मुग़ल वंश का संस्थापक जो था बाबर था। मुग़ल वंश की जो स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में हुई थी। आगे एक एक प्रश्नों का सॉल्यूशन करने के दौरान हम देखेंगे कि ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ? तो इसका सही जवाब है बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए हैं, तीनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ है और इसका जो निर्णय निकला, जो परिणाम निकला, वो इब्राहिम लोदी की हार होती है इसमें, और बाबर की जीत के साथ ही भारत में मुग़ल वंश की स्थापना होती है। आगे प्रश्न नंबर 3 है, पद पातशाही की स्थापना किसने की थी? तो पद पातशाही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो शासक होता था उसे बादशाह कहा जाता था, और इसकी स्थापना जो है बाबर ने की थी। अगर आपसे प्रश्न करें सीधा सीधा कि शासक को बादशाह कहने की परंपरा का शुरुआत, परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो बाबर ने किया है। आप देखेंगे कि मुग़ल शासकों को बादशाह कहा जाता था। आगे प्रश्न नंबर 4 है, भारत में बाबर का प्रथम सैन्य अभियान किनके विरुद्ध था? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1519 ईस्वी में ही भारत ने प्रथम आक्रमण किया था भारत पर, और ये आक्रमण जो उसने किया था यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध किया था। यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध किया था बाबर ने। आगे प्रश्न नंबर 5 है, किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था? और यही वो कारण है जिनके कारण बाबर उस युद्ध में विजयी भी हुआ। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध उसने लड़ा 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ, उसी युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। आगे प्रश्न नंबर 6 है, बाबर ने खानवा का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा? तो बाबर ने खानवा का जो युद्ध लड़ा वो राणा सांगा के खिलाफ लड़ा। ऐसा माना जाता है। पानीपत का युद्ध तो काफ़ी महत्व रखता ही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मुग़ल वंश की स्थापना के लिए जो एकदम निर्णायक युद्ध था वो खानवा का युद्ध था, क्योंकि ये युद्ध ऐसा था कि यहाँ बाबर की हार हो जाती और मैक्सिमम चांस था हार होने का, क्योंकि जो राणा सांगा था अपने आप में काफ़ी
शक्तिशाली योद्धा था और उसकी जो सेना थी काफ़ी साहसी सेना थी और मजबूत सेना थी। अगर इस युद्ध को बाबर हार जाता तो मुग़ल वंश इसी के साथ समाप्त भी हो जाता, लेकिन इस जीत के बाद मुग़ल वंश जो है मजबूती से भारत पर पकड़ बनाता है और अपना ठीक ठाक इतिहास हम देखते हैं। और वो इतिहास जो है अकबर के कारण है, लेकिन वो बात की चीज़ है। आगे प्रश्न नंबर 7वां है, कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही जवाब है बाबर। बाबर को उसकी दान अर्थात उदारता के कारण, एक बहुत ही अच्छा गुण था बाबर में, उदारता का गुण, उसी के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी। आगे प्रश्न नंबर 8वां है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धार्मिक युद्ध का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध, करो या मरो की स्थिति आ गई थी खानवा के युद्ध में। तो अच्छा खासा सैनिकों की मानसिकता के साथ ठीक ठाक प्रयोग किया बाबर ने और जिहाद का नारा दिया। युद्ध को धर्म से जोड़ दिया बाबर ने, जिसके कारण सैनिक काफ़ी उत्साह में आ गए और उन्होंने अत्यंत साहस के साथ युद्ध लड़ा और विजयी भी हुए। आगे प्रश्न नंबर 9 है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो 2 शासक ऐसे हैं, एक तो बाबर खुद है और एक जहांगीर का मकबरा है। बाबर का जो मकबरा है सबसे पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसके मकबरे को काबुल ले जाया गया जहाँ पे दफनाया गया। और जो जहांगीर का मकबरा है वो लाहौर में है। आगे प्रश्न नंबर 10 है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की है? इसको तुजूके बाबरी भी कहते हैं, तुजूक ए बाबरी भी कहते हैं। ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुर्की भाषा में तुजूके बाबरी बाबर ने खुद लिखी है। 4 बाग बनाने के परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुई? तो अकबर के समय में। आगे प्रश्न नंबर 12 है, किस मुगल शासक को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो बाबर। इसका सही जवाब है बाबर। आगे प्रश्न नंबर 13 है, बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के कुल 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी गुलबदन बेगम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 4 पुत्र कौन कौन थे? एक तो खुद हुमायूं, फिर कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 पुत्र थे। आगे प्रश्न नंबर 14 है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो है ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में 1540 ईस्वी में हुआ था। ये काफ़ी निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ करके बाहर जाना पड़ा और दिल्ली का वास्तविक जो शासक है वो शेर शाह सूरी बना 1540 में। इसमें हुमायूं की हार हुई थी। आगे प्रश्न नंबर 15 है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की है। आगे प्रश्न नंबर 16 है, दीनपनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किस मुगल शासक की मृत्यु हुई? तो हुमायूं। इसका सही जवाब है हुमायूं। दीनपनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई। आगे प्रश्न नंबर 17 है, कौन सा मुगल शासक सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था? तो इसका सही जवाब है हुमायूं। हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास करता था
और इसीलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। आगे प्रश्न नंबर 18 है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है फरीद। आगे प्रश्न नंबर 19 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। आगे प्रश्न नंबर, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण है, मरम्मत कहा जाए तो मरम्मत करवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी। आगे प्रश्न नंबर 21 है, शेरशाह को शेरखां की उपाधि किसने दी थी? तो एक बार शिकार के दौरान एक शेर को एक बार में ही तलवार के वार से धराशायी कर देने के कारण बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेरशाह को शेरखां की उपाधि दी। उस समय नाम फरीद था। प्रश्न नंबर 22 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आपसे कभी कभी वर्ष पूछता है कि किस वर्ष में हुई थी यह स्थापना? तो 1336 ईस्वी में स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की, और उस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान था। इसी के समय में क्वेश्चन करता है कि किस सुल्तान के समय में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। कहीं कहीं क्वेश्चन कर देता है कि विजयनगर का अर्थ क्या है? तो विजयनगर का जो अर्थ है वो जीत का शहर, शब्द में ही छिपा है सब कुछ। आगे प्रश्न नंबर 23 जो है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो हम्पी है उसकी अवस्थिति, कभी कभी आपसे विजयनगर साम्राज्य की अवस्थिति पूछ लेता है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी थी, और ये हम्पी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे इसकी अवस्थिति थी, कर्नाटक राज्य में। आगे प्रश्न नंबर 24 है, प्रताप रुद्रदेव किस वंश के शासक थे? तो प्रताप रुद्रदेव जो है काकतीय वंश के शासक थे। आगे प्रश्न नंबर 25 है, विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः किन राजवंशों ने शासन किया? तो सबसे पहले संगम, ये संगम हरिहर और बुक्का के पिता का नाम है और उन्हीं के नाम पर संगम वंश का नाम रखा गया, संगम वंश। उसके बाद आता है सुलूभ वंश। इसके बाद जो आता है वो तुलूब वंश। सुलूभ वंश की जो स्थापना है ये सालू नरसिंह ने की थी। सुलूभ वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने की थी, और ये जो तुलूब वंश है इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। इसके बाद जो वंश आया वो अराविडू वंश। तो ये 4 वंश हैं जो कि क्रमशः विजयनगर साम्राज्य पर काबिज हुए। इसके बाद तालीकोटा का जो युद्ध हुआ विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच, तो वो तालीकोटा का युद्ध जो है वही विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो ये 4 वंश क्रमशः शासन किए विजयनगर साम्राज्य पे, संगम वंश, सुलूभ वंश, तुलूब वंश और अराविडू वंश। आगे प्रश्न नंबर 26 है, संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो इसका सही जवाब है हरिहर द्वितीय ने सबसे पहले संगम शासकों में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आगे
प्रश्न नंबर 27 है, इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर किस शासक के दरबार में आया था? तो इसका सही जवाब है देवराय प्रथम। इटली का जो यात्री है निकोलो कोंटी, कभी कोई पूछता है कि निकोलो कोंटी किस देश का निवासी था, तो इटली का। ये देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में, ये देवराय जो हैं ये संगम वंश के शासक हैं। इन्होंने 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। इन्हीं के समय में इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया था। प्रश्न नंबर 28 है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के समय में, ध्यान दीजिएगा, देवराय द्वितीय के समय में ये अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा पर आया था। देवराय द्वितीय के समय में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक। आगे प्रश्न नंबर 29 है कि जगबेटकर, जिसका आशय होता है हाथियों का शिकारी, किसे कहा गया है? तो देवराय द्वितीय को एक अभिलेख है, उसी अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर कहा गया है, अर्थात हाथियों का शिकारी। प्रश्न नंबर 30 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? तो मल्लिकार्जुन को, जिन्होंने संगम वंश, ये संगम वंश के ही शासक हैं मल्लिकार्जुन। ये 1446 ईस्वी से 1465 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर काबिज रहे, शासन किया इन्होंने। तो इन्हें मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। आगे प्रश्न नंबर 31 है, तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलु वंश की स्थापना जो है वीर नरसिंह ने की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये कृष्णदेव राय किस वंश के महान शासक थे? तो कृष्णदेव राय जो थे ये तुलु वंश के शासक थे। ये विजयनगर साम्राज्य में ही तुलु वंश के शासक थे। तीसरे क्रम पर है ये विजयनगर साम्राज्य में जो वंश है तुलु वंश, क्योंकि इसके पहले है सुलु, उसके पहले है संगम वंश। आगे प्रश्न नंबर 33 है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक बाबर का समकालीन था? तो इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय। आप टाइम मैच करा सकते हैं, टाइम मैच कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कृष्णदेव राय हैं ये बाबर के समकालीन थे। आगे प्रश्न नंबर 34 है, सुलू वंश की स्थापना किसने की थी? तो सुलू वंश की स्थापना जो है सालूब नरसिंह ने की थी। आगे प्रश्न नंबर 35 है, किस शासक के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, ये रहते थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में ये अष्टदिग्गज रहते थे, जो कि तेलुगु साहित्य के, ये ध्यान देंगे, तेलुगु साहित्य के ये सर्वश्रेष्ठ कवि थे। आगे प्रश्न नंबर 36 है, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में किस ग्रंथ की रचना की है? तो अमुक्त माल्याद की रचना की है कृष्णदेव राय ने तेलुगु में। आगे प्रश्न नंबर 37 है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो वर्ष 1347 ईस्वी में, कंफ्यूज नहीं होना है, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है और वर्ष 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। तो वर्ष 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने स्थापना की थी बहमनी साम्राज्य की। हसन गंगू को ही अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से जानते हैं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ध्यान में रखेंगे। हसन गंगू को ही अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से वह गद्दी पर बैठा था। आगे प्रश्न नंबर 38 है, गुलबर्गा किस राज्य की राजधानी है? तो ये जो गुलबर्गा है बहमनी साम्राज्य की ही राजधानी है। हालांकि बहमनी साम्राज्य की कई राजधानियाँ रही,
माफ़ करिएगा, ये गुलबर्गा राजधानी थी। बहमनी साम्राज्य को बांटा था हसन गंगू ने कुल 4 प्रांतों में, एक गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ये 4 प्रांतों में। आगे प्रश्न नंबर 39 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो बहमनी साम्राज्य में ही एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो विजयनगर साम्राज्य का शासक है बुक्का, उसके विरुद्ध बहमनी साम्राज्य के मोहम्मद शाह प्रथम ने बारूद का प्रयोग किया था। बुक्का के विरुद्ध मोहम्मद शाह प्रथम ने बुक्का के विरुद्ध बारूद का प्रयोग किया था। तो ये मोहम्मद शाह जो है ये बहमनी साम्राज्य का शासक है। बुक्का जो है ये संगम वंश से संबंधित है। आगे प्रश्न नंबर 40 है, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। आगे प्रश्न नंबर 41 है, दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। अपने दासों की, चूँकि इसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे, दास रहते थे, तो उनकी देखभाल के लिए एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम है दीवाने बंदगान। तो फिरोज शाह तुगलक ने, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक, नहरों का सर्वाधिक निर्माण करवाया है इसने। जौनपुर नगर की स्थापना करवाई है फिरोज शाह तुगलक ने। आगे प्रश्न नंबर 42 जो है, दीवाने खैरात किसके लिए एक विभाग था? तो इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ये एक दान विभाग था। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ जो मुस्लिम विधवाएं थी और विधवाओं और उनकी जो लड़कियां हैं उनकी सहायता के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की थी। दान विभाग था ये और इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। आगे प्रश्न नंबर 43 है, सल्तनत काल में आरिज ए मुमालिक से क्या आशय था? तो जो आरिज ए मुमालिक है ये दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था आरिज ए मुमालिक। आगे प्रश्न नंबर 44 है, सल्तनत काल में प्रधानमंत्री के पद को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है वजीर। वजीर जो होता था वो राजस्व विभाग का प्रमुख भी होता था। सबसे महत्वपूर्ण पद था ये प्रधानमंत्री का पद, हमेशा से रहा है। प्रधानमंत्री का जो पद है ये सल्तनत काल में इसको वजीर कहा जाता था। आगे प्रश्न नंबर 45 है, फतुहात ए फिरोजशाही की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। ये उसकी आत्मकथा है फिरोज शाह तुगलक की, इसकी रचना इसने स्वयं की थी फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न नंबर 46 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना कब और किसने की थी? तो वर्ष 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जा सकता है इसको। आगे प्रश्न नंबर 47 है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ही लड़ा था पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से और हार गया, जिसके बाद से दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और दिल्ली पर मुगलों का नियंत्रण हो गया। आगे प्रश्न नंबर 48 है, किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया? तो इसका सही जवाब है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। आगे प्रश्न नंबर 49 है, कौन सा सुल्तान गुलरुखी शीर्षक से फारसी
में लिखा था, तो ये सिकंदर लोदी है जो गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखता था। आगे प्रश्न नंबर 50 है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे है? तो इसका सही जवाब है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना जो है बहलोल लोदी ने की थी, लोदी वंश की स्थापना। आगे प्रश्न नंबर 51 है। भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी का प्रयोग किया था। सिकंदर लोदी। आगे प्रश्न नंबर 52 है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है खिज़र खां। खिज़र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी वर्ष 1414 ईस्वी में। खिज़र खां जो है ये तैमूरलंग का सेनापति था। प्रश्न नंबर 53 है। तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये मुबारक शाह जो है ये सैयद वंश का शासक था। उसी का एक दरबारी कवि था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इसी ने तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, कहीं कहीं सरहिंदी ही दे देता है। तो ये मुबारक शाह के संरक्षण में था और ये सैयद वंश का था मुबारक शाह। आगे प्रश्न नंबर 54 है। खिज़र खां किसका सेनापति था? तो इसका सही जवाब है तैमूरलंग। तैमूरलंग ने वर्ष 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को बहुत ही बर्बरता से लूटा था। तैमूरलंग का ही सेनापति था खिज़र खां, जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी। आगे प्रश्न नंबर 55 है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है ये। बहलोल लोदी इसका संस्थापक था और अंतिम शासक जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कह सकते हैं उसको, इब्राहिम लोदी। आगे प्रश्न नंबर 57 है। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि किसकी उपाधियां थी? तो इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय। तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय की ये कुछ उपाधियां हैं, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। आगे प्रश्न नंबर 58 है। संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने ही संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। आगे प्रश्न नंबर 59 है। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ? तो इसका सही जवाब है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के इस युद्ध को कई नामों से जाना जाता है। एक तो राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, और दूसरा जो है वो बन्नी हट्टी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध। तालीकोटा प्रमुख है। अगर पूछता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। इसमें विजयनगर साम्राज्य और इसके विरुद्ध 4 प्रांतों का एक संयुक्त संघ था, जिसमें शामिल थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। तो तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, मूल रूप से देखा जाए तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध हुआ था। आगे प्रश्न नंबर 60 है। हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने। आगे प्रश्न नंबर 61 है। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब है
तेनाली राम रामकृष्ण ने की थी। ये कृष्णदेव राय के ही दरबारी कवि थे, अष्टदिग्गज में शामिल थे तेनालीराम रामकृष्ण ने। तो पांडुरंग महात्म्य की जो रचना है वो तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। आगे प्रश्न नंबर 62 है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ। मैसूर राज्य की वर्तमान अवस्थिति किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। दक्षिण का राज्य है कर्नाटक। प्रश्न नंबर 64 है, अमरम से क्या आशय है? तो अमरम जो है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। विजयनगर साम्राज्य जब था तो विजयनगर काल में जो सेनानायक थे उन्हें नायक कहा जाता था, और ये नायक जो होते थे ये सामंत होते थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले क्या करता था कि उनके अंडर में जो सेना होती थी उस सेना के रख रखाव के लिए कुछ भूखंड दे देता था कि आप इससे जो भी टैक्स वसूल करेंगे अपनी सेना का रख रखाव उसी से करेंगे। तो जो विशेष भूखंड देता था राजा अपने नायकों को यानी भूसामंतों को, जो कि सेनानायक होते थे, उसी को अमरम कहा गया है। आगे प्रश्न नंबर 65 है, विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? तो इसका सही जवाब है कदाचार। विजयनगर का जो सैन्य विभाग था वो कदाचार कहलाता था। आगे प्रश्न नंबर 66 है, विजयनगर में दास प्रथा के अंतर्गत मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है वेशबग। वेशबग। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी और इसमें मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था। इस प्रक्रिया को वेशबग के नाम से जाना जाता था। आगे प्रश्न नंबर 67 है, विजयनगर की मुद्रा क्या थी? तो विजयनगर की जो मुद्रा है वो पेगोडा थी। पेगोडा, जैसे हमारी मुद्रा रुपया है उसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य जब था तो उस समय उसकी मुद्रा जो थी वो पेगोडा थी। आगे प्रश्न नंबर 68 है कि कौन सा बंदरगाह सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब है देवल। देवल जो था वो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ से व्यापार इत्यादि कार्य संपन्न होते थे। आगे प्रश्न नंबर 69 है, सल्तनत काल में पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो इसका सही जवाब है खालसा भूमि। सल्तनत काल में पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहते थे। आगे प्रश्न नंबर 70 है, सल्तनत कालीन जो कानून था वो किस पर आधारित था? तो वो सल्तनत कालीन जो कानून था वो शरीयत, चूँकि मुस्लिम शासक थे, शरीयत, कुरान या फिर हदीस, इस पर सल्तनत कालीन जो कानून था वो शरीयत, कुरान या हदीस पर आधारित थे। इक्ता प्रथा को किसने लागू किया? तो इसका सही जवाब है जो इक्ता प्रथा है इसने इल्तुतमिश ने लागू किया। इल्तुतमिश। आगे प्रश्न नंबर 72 है, गैर मुसलमानों से वसूले जाने वाले धार्मिक कर को सल्तनत काल में क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है खराज। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। गैर मुसलमानों से वसूले जाने वाले धार्मिक कर को
सल्तनत काल में क्या कहा जाता था? माफ़ कीजिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो जजिया होगा। गैर मुसलमानों से वसूले जाने वाले धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? तो उसे जजिया कहा जाता था। यहाँ ये प्रश्न इस वजह से प्रासंगिक है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भी यह कर लगाया था, जिन्हें हम गैर मुसलमान कहते हैं। सबसे पहले जो जजिया कर है वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम का अच्छा खासा इतिहास रहा है। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है राजा दाहिर पर। आगे प्रश्न नंबर 73 है, दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने की? दीवाने मुस्तक राज की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये एक विभाग था जो अधिकारियों से बकाया राशि वसूल करता था। दीवाने मुस्तक राज की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और यह एक ऐसा विभाग था जो अधिकारियों से बकाया राशि वसूल करता था। आगे प्रश्न नंबर 74 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कृषि विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है अमीर ए कोही या अमीर ए कोही। परीक्षाओं में मोहम्मद बिन तुगलक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 75 है, सल्तनत काल में सद्र उस सुदूर से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है? तो इसका सही जवाब है धर्म विभाग अथवा दान विभाग। धर्म विभाग या दान विभाग का जो प्रमुख होता था उसे सल्तनत काल में सद्र उस सुदूर कहा जाता था। दान विभाग का प्रमुख होता था सद्र उस सुदूर। आगे प्रश्न नंबर 76 है, सल्तनत काल में किस वंश का शासनकाल सबसे कम समय तक रहा था? तो इसका सही जवाब है खिलजी वंश का। 2 क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक समय तक किसका शासनकाल रहा, तो उसका जो जवाब होगा आपका वो गुलाम वंश का था। गुलाम वंश का जो शासनकाल है वो सर्वाधिक समय तक रहा, वो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था, कुल 84 वर्ष। तुगलक वंश ने कुल 78 वर्ष शासन किया। खिलजी वंश ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, जिनका शासनकाल सबसे कम समय तक रहा। आगे प्रश्न नंबर 77 है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसका आगे प्रश्न नंबर 78 है, जूना खां किस शासक का एक अन्य नाम था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो पुराना नाम था, बचपन का जो नाम था, जूना खां था। इसी के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, इसी के सम्मान में। आगे प्रश्न नंबर 79 है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी अर्थात दौलताबाद, बाद में इसका नाम दौलताबाद पड़ा, स्थानांतरित की? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। आगे प्रश्न नंबर 80 है, किस शासक को स्वप्नशील, पागल या पगला सुल्तान या रक्त पिपासु कहा गया? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। आगे प्रश्न नंबर 81 है, किस शासक के मृत्यु पर इतिहासकार लेनपूल ने लिखा है कि वह गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था? तो ये बात की जा रही है हुमायूं की।
हमेशा शेर शाह से ये युद्धों को हारता रहा, दौड़ भाग करता रहा, अंततः इसे भागना भी पड़ा। और ये दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से इसकी गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। तो उसी पर इतिहासकार लेन पुल ने लिखा है कि वह गिरते पड़ते इस जीवन से आखिरकार मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। आगे प्रश्न नंबर 82 है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही जवाब है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। आगे प्रश्न नंबर 83 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो ये शेर शाह सूरी के समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत इनकी रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है शेर शाह सूरी। आगे प्रश्न नंबर 85 है, अकबर की माता का क्या नाम था? तो अकबर की माता का जो नाम है वो हमीदा बानो या बानू बेगम था। अकबर हुमायूं का पुत्र था और इसका जो जन्म है अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। उस समय हुमायूं निर्वासन की स्थिति में था। शेर शाह से युद्ध हारने के बाद भागा भागा फिर रहा था और अकबर का जो जन्म हुआ है वो 1542 ईस्वी में हुआ है और 1540 ईस्वी में ये कन्नौज का युद्ध हारा था शेर शाह से हुमायूं। आगे प्रश्न नंबर 86 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य और कब हुआ? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 ईस्वी में हेमू चंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू भी बोलते हैं, और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर उस समय छोटा था और अकबर की तरफ से उसके संरक्षक बैरम खान ने युद्ध लड़ा और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई और मुग़ल वंश पुनः दिल्ली सल्तनत पर काबिज हुआ। दिल्ली की गद्दी पर मुग़ल फिर से काबिज हुए। आगे प्रश्न नंबर 87 है, अकबर के बचपन का क्या नाम था? तो अकबर के बचपन का जो नाम है वो जलाल है, जलाल। आगे प्रश्न नंबर 88, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ किस मुग़ल शासक के समकालीन थे? तो एलिजाबेथ का जो जीवन काल रहा है वो 1558 से 1603 ईस्वी तक रहा है। 1558 से 1603, तो ये अकबर के समकालीन रही है। आगे प्रश्न नंबर 89 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ और अकबर अर्थात मुग़ल सेना का जो नेतृत्व है मान सिंह और आसफ खान ने किया था। अकबर का जो सेनापति था वो मान सिंह था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई और राणा की हार हुई थी। काफ़ी चर्चित युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। आगे प्रश्न नंबर 90 है, शासक बाज बहादुर का संबंध किस प्रदेश से है? तो इसका सही जवाब है मालवा। मालवा के शासक थे। मालवा को वर्ष 1561 ईस्वी में अकबर ने अपने अधीन कर लिया। मालवा के जो शासक थे उस समय वो बाज बहादुर थे। आगे प्रश्न नंबर 91 है, गोंडवाना प्रदेश के किस शासिका ने अकबर का वीरतापूर्वक मुकाबला किया? तो दुर्गावती ने मुकाबला किया था अकबर का। वर्ष 1564 ईस्वी में दुर्गावती लड़ी थी और ये गोंडवाना प्रदेश की शासिका थी। इनकी हार हुई थी, गोंडवाना प्रदेश की शासिका थी। अकबर ने अंततः 1564 ईस्वी में गोंडवाना प्रदेश को अपने मुग़ल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। आगे प्रश्न नंबर 92 है, अकबर का अंतिम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? तो वर्ष 1601 ईस्वी में अकबर
का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो असीरगढ़ का विजय था। असीरगढ़ की विजय की थी अकबर ने 1601 ईस्वी में। यह दक्षिण भारत की विजय थी। आगे प्रश्न नंबर 93 है, अकबर के गुजरात अभियान को किस इतिहासकार ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है? तो इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के गुजरात अभियान को संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। आगे प्रश्न नंबर 94 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर जो है 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। आगे प्रश्न नंबर 95 है, अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना कब हुई? तो दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी। और एक और क्वेश्चन करता है कि दीन इलाही, माफ़ करिएगा, इलाही संबत की शुरुआत कब हुई थी? तो इलाही संबत की शुरुआत जो अकबर ने की थी वो 1583 ईस्वी में की थी। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी और इलाही संबत की शुरुआत जो हुई थी वो 1583 ईस्वी में हुई थी। आगे प्रश्न नंबर 96 है, विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है देवदासी। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। आगे प्रश्न नंबर 97 है कि बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहमनी वंश का जो अंतिम शासक था कलीमुल्लाह था। बहमनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक था कलीमुल्लाह था। कुछ प्रश्न इसमें सामान्य किस्म के भी शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन उनका अभ्यास भी जरूरी है। आगे प्रश्न नंबर 98 है, बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। कलीमुल्लाह की मृत्यु के बाद जो बहमनी राज्य था वो 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। उसी में से एक है बीजापुर। बाकी जो है अहमदनगर है, बरार, गोलकुंडा और बीदर, ये 5 राज्यों में बट गया बहमनी साम्राज्य। आगे प्रश्न नंबर 99 है, सल्तनत कालीन किस शासक के समय दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? इस प्रश्न पर हम चर्चा कर चुके हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का ने दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे प्रश्न नंबर 100 है, दोआब क्षेत्र में किस सुल्तान ने करों में वृद्धि की? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। ये दोआब का क्या आशय है? दोआब जो है 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि होती है और ये इस भूमि अर्थात इस मैदान का निर्माण जो है, ये दोनों नदियाँ जो होती हैं ये अपने साथ बहा कर लाई गई मिट्टी जब पाट देती हैं बीच में, तो इस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है और ये मैदान काफ़ी उपजाऊ होता है। इसे दोआब बोलते हैं। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब। आगे प्रश्न नंबर 101 है, रेहला किसकी पुस्तक है? तो इसका सही जवाब है इब्न बतूता। मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता उसी ने रिहला नाम की पुस्तक लिखी है। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था और ये मोरक्को जो है किस महाद्वीप में स्थित एक देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। मोरक्को की राजधानी कभी कभी पूछता है तो उसका सही जवाब है रबात। मोरक्को की राजधानी जो है रबात है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो थट्टा। पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है थट्टा में। आगे प्रश्न नंबर 104 है कि
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? तो इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है कि ये जब मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। आगे प्रश्न नंबर 105 है, खम्स से क्या आशय है? तो जो खम्स है, युद्ध में लूटा गया माल जो होता था उसे खम्स बोला जाता था। युद्ध में लूटा गया जो माल है उसको खम्स बोला जाता था। आगे प्रश्न नंबर 106 है, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, वही नहरों का निर्माण करने वाला संभवतः प्रथम शासक माना जाता है, गयासुद्दीन तुगलक। आगे प्रश्न नंबर 107 है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वाधिक नहरें खुदवाई? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आगे प्रश्न नंबर 108 है, जौनपुर नगर की स्थापना किसके नाम पर की गई? तो इसका सही जवाब है जूना खां। जौना खां भी देता है कहीं कहीं, जूना खां ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। इसी के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की। आगे प्रश्न नंबर 109 है, किस सुल्तान के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे और इनके देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक अलग से विभाग की स्थापना की थी जिसको दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता था। आगे प्रश्न नंबर 110 है, किस शासक के समय में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके समय में तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो उस समय नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली सल्तनत पर काबिज था। इसी के समय में 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। आगे प्रश्न नंबर 111 है, अकबर मजहर की घोषणा कब की थी? तो इसका सही जवाब है 1579 ईस्वी। अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की थी। आगे प्रश्न नंबर 112 है, अकबर के शासनकाल में कौन सा नगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो अकबर के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण जो नगर था वो फतेहपुर सीकरी था। आगे प्रश्न नंबर 113 है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है महेश दास। हिंदू सेनापति थे अकबर के ये महेश दास। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम हिंदू शासक थे बीरबल। आगे प्रश्न नंबर 113 है, अकबर के दीवान कौन थे? तो अकबर के जो दीवान थे वो टोडरमल थे। काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं टोडरमल, ये अकबर के दीवान थे। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो अकबर के शासनकाल में राजस्व की जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। आगे प्रश्न नंबर 115 है, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही जवाब है तानसेन जो है ये अकबर के दरबार में रहते थे। एकदम सामान्य सा प्रश्न है। आगे प्रश्न नंबर 116 है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो अकबर के दरबार में बहुत सारे चित्रकार थे जिसमें कुछ प्रमुख हैं। एक तो अब्दुल समद भी कहीं कहीं होता है, अब्दुल समद, और एक दो और थे दसवंत और बसावन, दसवंत और बसावन। आगे प्रश्न नंबर 117 है, मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? तो अकबर ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे
प्रश्न नंबर 118 है, अकबरनामा की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब है अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। तानसेन का असली नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे था तानसेन का असली नाम। आगे प्रश्न नंबर 120 है, अकबर ने कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो इसका सही जवाब है तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार के महत्वपूर्ण संगीतज्ञ थे। इन्हें अकबर ने कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। आगे प्रश्न नंबर 121 है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है सलीम। आगे प्रश्न नंबर 121 है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की निजी तौर पर जहांगीर से दुश्मनी रहती थी, तो जहांगीर के इशारे पर एक बुंदेला सरदार थे वीर सिंह बुंदेला, इसी ने हत्या कर दी थी अबुल फजल की, वीर सिंह बुंदेला। आगे प्रश्न नंबर 122 है, प्रश्न नंबर 122 है कि पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस नाम से है? तो पंचतंत्र का फारसी में जो अनुवाद है वो अबुल फजल ने किया है, अनवार ए सादात के नाम से। अनवार ए सादात के नाम से किसने किया है? अबुल फजल ने। सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद किया गया है पंचतंत्र का। आगे प्रश्न नंबर 123 है, किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है अकबर। अकबर के शासनकाल में ही हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है, जिसे आप कह सकते हैं भक्ति का, वो प्रचलित था। तो इसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। कबीर इनके समकालीन थे, कबीर तुलसी इनके समकालीन थे। आगे प्रश्न नंबर 124 है, किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है जहांगीर। जहांगीर चित्रकला का शौकीन था, चित्रकला का बहुत ही बड़ा पारखी था जहांगीर। इसके शासनकाल में चित्रकला अपने उत्कर्ष की ओर दिखती है। आगे प्रश्न नंबर 125 है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है ये अकबर ने करवाया। अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अब स्थिति इसका शायद फतेहपुर सिकरी में है बुलंद दरवाज़ा की। आगे प्रश्न नंबर 126 है कि अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो इसका सही जवाब है अपने एक चित्रकार अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि और जड़ी कलम की भी उपाधि दी थी। वो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी। आगे प्रश्न नंबर 127 है, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो इसका सही जवाब है नक्कारा या नगाड़ा। नक्कारा या नगाड़ा। आगे प्रश्न नंबर 128 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो ये फारसी थी। हम असमंजस की स्थिति में होते हैं जब उस समय उर्दू कर देंगे, क्योंकि ये जो मुग़ल थे ये मुस्लिम थे, हम वो सोच करके उर्दू कर देते हैं, जो कि हमारा गलत जवाब होता है। मुग़लों की राजकीय भाषा जो थी, मुग़लों ने फारसी को बढ़ावा दिया। आगे प्रश्न नंबर 129 है, नल दमयंती किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है सूरदास। नल दमयंती सूरदास की रचना है। आगे प्रश्न नंबर 130 है, किस मुग़ल शासक को उसके न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? तो इसका सही जवाब है जहांगीर। जहांगीर को उसके न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। आगे प्रश्न नंबर 131 है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव
को किस मुग़ल शासक ने फांसी पर चढ़ाया? तो इसका सही जवाब है जहांगीर। जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया। सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं अर्जुन देव। 132। खुर्रम किसका एक अन्य नाम है? तो खुर्रम शेर शाह का वास्तविक नाम है। शेर शाह के बचपन का नाम है खुर्रम। आगे प्रश्न नंबर 133 है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख सलीम के नाम पर ही अकबर के पुत्र जहांगीर का नाम सलीम था। और शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में स्थित है। आगे प्रश्न नंबर 134 है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? तो नूरजहां का वास्तविक जो नाम था वो मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा। आगे प्रश्न नंबर 135 है। नूरजहां किसकी पुत्री थी? तो एक ईरान का निवासी था मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग इसी की पुत्री थी नूरजहां। आगे प्रश्न नंबर 136 है। जहांगीर ने किसे इत्माद उद दौला की उपाधि दी थी? तो नूरजहां के पिता गियास बेग को जहांगीर ने इत्माद उद दौला की उपाधि दी थी, गियास बेग को। आगे प्रश्न नंबर 137 है। खुसरो खुर्रम शहरयार किसके पुत्र थे? तो ये जहांगीर के पुत्र थे। वास्तव में जहांगीर के कुल 5 पुत्र थे। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार, जिसमें सबसे प्रमुख जो था वो खुर्रम था, जो आगे चल कर के शाहजहां के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न नंबर 138 है। जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से यूरोपीय यात्री भारत आए? तो बहुत सारे यात्री हैं जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आए, जिसमें से सबसे जो प्रमुख है वो हॉकिंस हैं। हॉकिंस, टॉमस रो, ये कुछ विदेशी हैं, यूरोपीय यात्री हैं जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आए। सबसे पहला अंग्रेज़ जो भारत आया था वो कैप्टन हॉकिंस था। ये जहांगीर के दरबार में ही भारत आया था, कैप्टन हॉकिंस। एक और नाम है विलियम फिंच। विलियम फिंच। और एक और नाम है एडवर्ड टेरी। राल्फ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन करता है वो हॉकिंस, सर टॉमस रो, ये दोनों पूछता है कि किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। प्रश्न नंबर 139 से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। आगे प्रश्न नंबर 140 है। किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो ये खिलजी वंश का ही एक शासक था, मुबारक शाह। दुष्ट किस्म का शासक था ये मुबारक शाह। दरबार में नंगे होकर के दौड़ना, स्त्रियों और शराब का शौकीन था ये मुबारक शाह। व्यसनी किस्म का शासक था, इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। आगे प्रश्न नंबर 141 है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे प्रश्न नंबर 142 है। तारीख है फिरोज शाही की रचना किसने की है? थोड़ा सा नाम देख करके लोग गलत कर सकते हैं, सोचेंगे कि ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो तारीख है फिरोज शाही है ये जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। बर्नी भी डायरेक्ट देता है आपसे, छोटे में एकदम। ये जो पुस्तक है तारीख फिरोज शाही,
इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीतियाँ थी उसके बारे में व्यापक जानकारी मिलती है इस पुस्तक से। अर्थात इस पुस्तक का जो संबंध है वो अलाउद्दीन खिलजी से है और इसके जो रचनाकार हैं वो जियाउद्दीन बर्नी हैं। आगे प्रश्न नंबर 143 है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। आगे प्रश्न नंबर 144 है, किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया था? सल्तनतकालीन किस शासक ने अस्थायी सेना रखने की शुरुआत की थी? तो ये सारे प्रश्नों का जो जवाब है वो अलाउद्दीन खिलजी। इसमें मूल्य नियंत्रण वाला जो ये क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे प्रश्न नंबर 146 है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो शमसुद्दीन कैमूर्स था। शमसुद्दीन कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक। आगे प्रश्न नंबर 147 है, लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया? तो इसका सही जवाब है बलबन ने। इसमें राजद्रोह करने वाले पदाधिकारी जो होते थे सत्ता के, ये यदि राजद्रोह करते थे तो इनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। इसी को लौह एवं रक्त की नीति कहा जाता है और ये लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया बलबन ने। आगे प्रश्न नंबर 148 है, नसीरुद्दीन महमूद ने किसे उलूग खां की उपाधि प्रदान की? तो इसका सही जवाब है बलबन को। बलबन को नसीरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि दी। ये नसीरुद्दीन महमूद जो है इसको गद्दी पर बैठाया था बलबन ने ही। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर जो है वो बैठती हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद जो बैठ जाते हैं वो बहराम शाह बन जाते हैं। इस क्रम में बलबन षड्यंत्र के द्वारा बहराम शाह के बाद गद्दी पर बैठे अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाकर गद्दी पर काबिज कर देते हैं नसीरुद्दीन महमूद को। तो नसीरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि दी थी बलबन को। दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण सुल्तानों में से एक हैं बलबन। आगे प्रश्न नंबर 149 है, बलबन किसका गुलाम था? तो जो ये बलबन है वो इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश। बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। आगे प्रश्न नंबर 150 है, कौन सा ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो इसका सही जवाब है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद गुलाम वंश का ये शासक था, नसीरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश में भी इसी नाम का एक सुल्तान है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक है, ध्यान में रखेंगे। आगे प्रश्न नंबर 151 है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा? तो बहुत ही प्रमुख नाम है ये, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, मलिक काफूर। ये हिजड़ा था एक, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का खास गुलाम था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि इसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। इसी को दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। आगे प्रश्न नंबर 152 है, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब है बलबन। दरबार में झुक करके सुल्तान को अभिवादन करने के लिए जो विधि अपनाई जाती थी उससे सिजदा और पैबोस जो है ये सुल्तान के पांव चूमने की प्रथा थी, ये शुरुआत की थी बलबन ने। बलबन ईश्वर के दैव सिद्धांत का पक्षधर था और काफ़ी हद तक वो इस नीति का पालन भी करता था। 153 बलबन ने फारसी रीति पर आधारित किस उत्सव को प्रारंभ करवाया? कहीं कहीं फारसी देगा आपको, कहीं कहीं पारसी देगा।
इस त्यौहार, इस उत्सव का जो नाम है वो नवरोज या कहीं कहीं नवरोज लिखा होता है, नवरोज। ये शुरुआत किया था बलबन ने। आगे प्रश्न नंबर, तुर्कान चिहलगानी की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 154 है, तुर्कान चिहलगानी 40 तुर्क सरदारों का संगठन था। ये अमीर तुर्कों का संगठन था तुर्कान चिहलगानी। तुर्क चालीसा कहा जाता है। इसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, और इसका जो विनाश किया वो बलबन ने किया। आगे प्रश्न नंबर 155 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सामान्य हो चला है क्योंकि बार बार आप परीक्षाओं में देख चुके होंगे। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान। आगे प्रश्न नंबर 156 है, किस रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई? तो इसका सही जवाब है अल्तुनिया। आगे प्रश्न नंबर 157 है, किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई? चौगान या पोलो, ये पोलो खेल का जो शुरुआत करने वाले माने जाते हैं वो तुर्क माने जाते हैं। तो किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे प्रश्न नंबर 158 है, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला शासक था, और इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक है इल्तुतमिश। आगे प्रश्न नंबर 159 है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे लाख बख्श कहा जाता है, इसने दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना की थी। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लाख बख्श। आगे प्रश्न नंबर 161 है, किस शासक ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। ये लाहौर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। पूछता है प्रश्न कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है लाहौर। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो इसका सही जवाब है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक था। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, जला दिया वहाँ के पुस्तकालय, वहाँ की पुस्तकों को। आगे प्रश्न नंबर 163 है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे प्रश्न नंबर 164 है, मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का वास्तविक जो नाम है वो अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। ये शाहजहां की पत्नी थी और शाहजहां ने इन्हें मलिका जमानी की उपाधि दी थी। मुमताज़ महल को मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी शाहजहां ने। आगे प्रश्न नंबर 166 है, प्रसिद्ध ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की? तो उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। और एक और क्वेश्चन करता है कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो वो उस्ताद अहमद लाहौरी था, उस्ताद अहमद लाहौरी। 2 क्वेश्चन है, एक तो प्रसिद्ध ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की? रूपरेखा तैयार की उस्ताद ईसा ने। और मुख्य
स्थापत्य कलाकार कौन था निर्माण करने वाला? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। आगे प्रश्न नंबर 167 है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहाँ। इसके समय में इतने सारे इमारत आप देखेंगे जो बने हुए हैं, इसने बनवाए हैं, इसी के कारण स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, इतने अच्छे अच्छे स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने इसने बनवाए हैं, जिसके कारण इसके समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। आगे प्रश्न नंबर 168 है, आगरा का लाल किला। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला ये प्रश्न है। दिल्ली का लाल किला बनवाया शाहजहाँ ने और आगरा का लाल किला बनवाया अकबर ने बनवाया था। शाहजहाँ के ये दादाजी थे। आगे प्रश्न नंबर 169 है, किस शासक के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? तो हुमायूं के मकबरे को, जो दिल्ली में है, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। उपनिषदों का अनुवाद सिर्रे अकबर के नाम से किसने किया? तो इसका सही जवाब है दारा सिकोह। दारा सिकोह, दारा भी बोलते हैं। ये शाहजहाँ के पुत्र थे और औरंगजेब के भाई थे। प्रश्न नंबर 171 है, धर्मत या धर्मट का युद्ध कब और किन के बीच हुआ? तो वर्ष 1658 ईस्वी में दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था ये धर्मट का युद्ध, जिसमें कि औरंगजेब विजयी हुआ और दारा की हार हुई। शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है? तो दारा सिकोह को। काफ़ी धार्मिक व्यक्ति था दारा सिकोह। शाहजहाँ भी चाहता था कि दारा ही गद्दी पर बैठे, लेकिन औरंगजेब की नीतियों और कट्टरता के कारण ये गद्दी पर नहीं बैठ सका और बराबर ये औरंगजेब से पराजित हुआ। अंततः ये मारा भी गया। तो शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता था दारा को। आगे प्रश्न नंबर 173 है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो इसका सही जवाब है औरंगजेब। औरंगजेब का जो राज्याभिषेक है वो 2 बार हुआ है। आगे 174 है, मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है विजारत। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। आगे प्रश्न नंबर 175 है, किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लागू किया? तो औरंगजेब ने इसे पुनः लागू किया। अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था 1564 ईस्वी में, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू कर दिया। आगे प्रश्न नंबर 176 है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? तो 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। आगे प्रश्न नंबर, दारुल हर्ब से क्या आशय है? तो जो औरंगजेब है ये दारुल हर्ब, काफिरों का देश, इसका जो आशय है काफिरों का देश। हिंदुस्तान को औरंगजेब काफिरों का देश मानता था और इसको दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम करना चाहता था, यानी काफिरों के देश से इस्लाम के देश में परिवर्तित करना औरंगजेब का लक्ष्य था। तो 2 टर्म है, एक दारुल हर्ब है और एक दारुल इस्लाम है। तो दारुल हर्ब का मतलब है काफिरों का देश और दारुल इस्लाम का मतलब है इस्लाम का देश, यानी काफिरों के देश से इस्लाम के देश में परिवर्तित करना। बड़ी संख्या में धर्मांतरण करवाए थे, बलात् धर्मांतरण करवाए जाते थे और ये सबसे ज़्यादा औरंगजेब के समय में हुई। अकबर थोड़ा सा सहिष्णु था, लेकिन औरंगजेब एकदम कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ये हिंदुस्तान को इस्लाम का देश बनाने के पक्ष में था। इसकी कट्टरता के कारण ही धीरे धीरे इसी के समय से
सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ हालांकि मुग़ल साम्राज्य का, लेकिन धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य का विघटन भी इसी के समय से प्रारंभ होता है और अंततः मुग़ल काल का एक स्वर्णिम इतिहास खत्म हो गया। आगे प्रश्न नंबर 178 है, किस मुग़ल शासक की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये विसंगति है थोड़ा सा। औरंगजेब के ही दरबार में मुग़ल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। बहुत बार आप गलती करते हैं और ऐसा जवाब कर देते हैं इसका कि अकबर की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, जबकि ये सही नहीं है। औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। एक फ्रांसीसी यात्री थे फ्रांकोइस बर्नियर, जिन्हें संक्षिप्त में बर्नियर बोला जाता है। ये बर्नियर जो थे ये औरंगजेब के चिकित्सक थे। आगे प्रश्न नंबर 179 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस मुग़ल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब जो है संगीत, तंबाकू, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा शत्रु था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो बीड़ा बजाने में दक्ष था। आगे प्रश्न नंबर 180 है, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इस वीडियो की श्रृंखला में आगे भी प्रश्न आएंगे, आप वीडियो से बने रहेंगे, आप हमारे चैनल से बने रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें, क्या कमी रह गई और क्या सुधार किया जा सकता है, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये वीडियो, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इनकी ज़रूरत है। इस प्रकार के क्वेश्चन सिविल सेवा, राज्य स्तरीय जो सिविल परीक्षाएं होती हैं, और एसएससी, यूपी SSC और यूनिवर्सिटी स्तर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से जब भी कोई क्वेश्चन करेगा और उस क्वेश्चन का जो स्तर है यदि सामान्य स्तर का होता है, तो ये जो टॉपिक हैं जो हमने इस वीडियो के शुरू में ही बताए कि मुग़ल डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर बहमनी जो एम्पायर है, इससे रिलेटेड ये 1 से लेकर के 180 कुल प्रश्न हैं, और ये इन चारों टॉपिक से पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें ध्यान से, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करें। तो अंतिम प्रश्न है, औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका सही जवाब है औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया। ये इनकी पत्नी थी औरंगजेब की, दिलरास बानो बेगम, जो कि फारस के राजघराने की थी, उन्हीं के साथ इनका निकाह हुआ था औरंगजेब का। तो उसी का मकबरा है ये, बीबी का मकबरा, तो औरंगाबाद में है। पूछता है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र। एक औरंगाबाद बिहार में है, ये औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र। तो धन्यवाद, बने रहिए वीडियो के साथ और हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।